नमस्कार। किशोर अग्रवाल जी भी आ चुके हैं, दिखाई दे रहे हैं। हम उनका अभिनंदन स्वागत करते हैं। और आज जो विषय हमने रखा है, जैसे कि पूर्व में ही ग्रुप में चल रहा है कि हम नशे के ऊपर में बात कर रहे हैं, ड्रग्स के ऊपर में बात कर रहे हैं। कल हमारी बात में नशे को लेकर के यूथ को कैसे फंसाया जाता है, यूथ नशे पे क्यों अट्रैक्ट होते हैं, इस मुद्दे पे बात हुआ था। सबसे बड़ी बात यह होती कि कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इस आसानी के साथ में नशा कैसे पहुंच जाता है, इस विषय पे काफी लंबी चर्चा हुई। और ऋतु त्रिपाठी चक्रवर्ती एमआईटी यूनिवर्सिटी लखनऊ से जुड़ी हुई थी, उन्होंने काफी अहम मुद्दे रखे। साथ ही साथ में रायपुर की साइकोलॉजिस्ट हैं और नशा मुक्ति केंद्र चलाती हैं रश्मि दुबे जी, उन्होंने भी बातें रखी। और उन्होंने विशेष तौर पे कहा कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है, पेरेंटिंग बराबर नहीं हो रही है, लोग यूनिसेलुलर हो गए हैं, इसकी वजह से नशे बढ़ रहे हैं, लोग के बीच में कनेक्शन नहीं है, लोग आइसोलेटेड हो रहे हैं। ये एक नशे का मुख्य कारण है। आज हम जो चर्चा करेंगे वो विषय ये रहेगा कि ये ड्रग्स की जो ट्रैफिकिंग होती है उस पे लगाम क्यों नहीं लग पाती। दूसरा मुद्दा होगा कि नशे जो हैं वे अपराध के एक पर्याय बन चुके हैं। हम जितने भी अपराध देखें, चोरी से लेकर के चाहे मर्डर तक के बात हो, किडनैपिंग हो, ये सारे के सारे जो अपराध हैं ये कहीं ना कहीं नशे से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इसके पहले 2 दिन पहले का जो हमारा प्रोग्राम पहला एपिसोड हुआ था उस पे जो यहाँ बातें रखी गई, उसमें मुख्य टॉपिक था नार्को टेररिज्म। कहीं ना कहीं नशे की वजह से आतंकवाद भी बढ़ रहा है। और कल भी जो चर्चा हुई उसमें भी बातें मुख्य रूप से उभर के यही आई कि नशे का कारोबार या नशा वहीं से का जो नशे का जो सामान है वो उसी क्षेत्र से आता है जहां पे आतंकवाद, उग्रवाद जैसे संस्थाएं ज्यादा तेजी से काम कर रही है। शायद उनकी फंडिंग का एक मुख्य कारण है। इस विषय पे चर्चा करने के लिए ही हमारे पास में दो पूर्व पुलिस अधिकारी मौजूद हैं, बामरा जी और किशोर अग्रवाल जी। बामरा सर, सबसे पहले हम आपके साथ ही शुरू करेंगे, फिर हम अच्छा पैनल से मैं परिचय करवा दूं। हमारे पैनल में आज आपके अलावा अपने रायपुर के पूर्व डीआईजी किशोर अग्रवाल जी भी जुड़ रहे हैं। हाँ, हमारे पास में वो हम नेशनल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी भोपाल से तापन मोहंती जी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में एनएफएसए की पूर्व प्रोफेसर एमएचए से और क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर सान्याल हमारे साथ में जुड़ी हुई है, डॉक्टर शुभ्रा सान्याल जी। और एनएफएसए की ही पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर मधुलिका शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ी हुई है। मैं रही हूँ, आप सभी का स्वागत, परिचय हुआ। तो हमेशा सर उठता है कि नशे का जो कारोबार है वो डे बाय डे बढ़ रहा है और अपराध का ग्राफ भी डे बाय डे बढ़ रहा है। जब भी चर्चाएं होती हैं तो क्वेश्चन मार्क उठता है। और कल इस फोरम पे एक बात भी हुई थी कि कई लोगों को, इवन छात्रों को, स्टूडेंट्स को जब ये पता है कि ड्रग पेडलर कहाँ पे हैं, ड्रग पेडलर कहाँ कहाँ मिलते हैं और ड्रग्स कहाँ कहाँ मिलता है, कौन कौन से ठिकाने हैं, तो पुलिस के पास में ऐसी क्या चुनौती हो जाती है साहब कि पुलिस को पता नहीं चल पाता। नहीं, ऐसा नहीं है। पुलिस को पता नहीं चल पाता क्योंकि पुलिस तो इस मामले में शुरू से इस मामले के अलर्ट रहती है। उनको जानकारी, उनके जो सोर्सेज हैं, जिस हिसाब से हमारी इंफॉर्मेशन हमें सोर्सेज से इंफॉर्मर से मिलती है, उसी हिसाब से जो ड्रग पेडलर हैं वो भी अपना रास्ता बदलते रहते हैं। यदि हम सड़क के रास्ते से उनको कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो ट्रेन के रास्ते से आते हैं। यदि हम ट्रेन के रास्ते में आदमी लगाते हैं तो मतलब वो अपना सिस्टम जो है पेडलर, चूंकि उनको ये मालूम है कि पुलिस तो चारों तरफ चौकन्नी है। एयरपोर्ट हो गया, रेलवे स्टेशन हो गया, रेल माध्यम हो गया, रोड माध्यम हो गया, बाई प्राइवेट, इवन की लाल बत्ती और नीली बत्ती लगा के एम्बुलेंस वाहन में भी ये ड्रग स्मगलिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमसे, हमारे जो पॉइंटों में रहते हैं, बॉर्डर पे हमारी जो फोर्सेस रहती है, हमारे जो आदमी लगे रहते हैं, यदि जो पेंडलर है, यदि कोई एम्बुलेंस में अपना लेके आ रहा है, यदि हमारे पास इंफॉर्मेशन लेट आई या हमारे सोर्सेज हमारे मान लो इंटर स्टेट से आ रहे हैं,
खबर हमको नहीं लग पाई या लेट हुई। मीनवाइल आदमी जनरली एम्बुलेंस को या बाकी गाड़ियों को जनरली वो चेक नहीं करता, या कोई बत्ती वाली गाड़ी आए तो उसको जाने देता है। कुछ ऐसे भी केसेस पकड़े गए हैं जो कि पेशेंट हैं, महिलाएं हैं, जा रही हैं, बाद में यदि हमारी सोर्सेस, हमारी इंफॉर्मेशन है कि हाँ भाई गाड़ी नंबर फलाने फलाने या इसमें ये सामान आ सकता है, हम लोग रोक चेक भी करते हैं तो बॉर्डर में पकड़े भी जाते हैं। तो भरसक पुलिस अपना कोई प्रयास किसी भी लेवल पे छोड़ती नहीं है। जहां तक सवाल है कि इंफॉर्मेशन और सोर्सेस का, तो उसके लिए हमारे जो यंत्र हैं, सूचना तंत्र है, उन्हें हमें मजबूत करना पड़ता है। और उसके लिए हमें सब मेन टू मेन या समाज के उन लोगों, बुद्धिजीवों या समाज सेवी संस्थाओं से सहयोग लेना पड़ता है कि भाई इस तरह की जो खबरें हैं या इस तरह से। दूसरा, हर प्रकार के जो बच्चे नशे करते हैं उनको भी इस तरह के जो ट्रेंड हैं, ये आजकल जो मॉडर्न सिटी बन गई है, मेट्रो सिटी बन गई है, वहां से इस तरह का चलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये कस्बों तक फैल चुका है। पहले मेरे को अच्छी तरह पता है कि रायपुर में इस तरह के कोई भी, सिवा आबकारी एक्ट, आज से पहले एनडीपीएस एक्ट की पहले एक्साइज डिपार्टमेंट एक्साइज होता था जिसमें शराब और गांजा तक की होती थी। लेकिन धीरे 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 अब ये ड्रग आ गया। ड्रग के बाद एक और ऊपर से आ गया, वो इंजेक्शन के माध्यम और टेबलेट के माध्यम से। तो ये जो मेडिसिन के माध्यम से या इंजेक्शन के माध्यम से जो आ रही हैं, ये इसके कारण क्या है कि ये नशे बढ़ते जा रहे हैं बच्चों में। इवन मैं स्पोर्ट्स में हूं तो मेरे को वहां भी देखना पड़ता है कि मेरे एथलीट्स के बच्चे हैं, वो भी इंजेक्शन इंजेक्ट करने लग गए हैं किसी तरह से, मेरे को फर्स्ट आने के लिए, अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो ये इस तरह की जो नशे की जो प्रक्रिया है, सिस्टम है, ये बार बार पेडलर, देखिए पहले गांजा, अफीम, शराब इस तरह का आता था, अब इसका पैटर्न चेंज हो गया। तो कई माध्यम से ये आने लग गया है। और हमारे बच्चे या हमारे सीनियर, खास करके यंग ब्लड, आप देखेंगे कि यंग बच्चे जो हैं ये इसके ज्यादा सेवन में लग गए हैं। ये शाम को निकलते हैं। और इसमें इसमें कोई शक नहीं कि पेरेंट वाला जो आपने सब्जेक्ट रखा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इसको अवेयरनेस के लिए हमारे सामाजिक संस्थाएं तो जो प्रयास कर रही है वो करती हैं, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट, बाकी हम भी समय समय पे जागरूक जनता को, पब्लिक को करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अहम रोल रहता है वो परिवार का होता है, कि हमें उनको ऐसे लोगों, और यही बच्चे सोसाइटी में जाके गलत बच्चों से संपर्क करके और इस तरह के नशे के व्यापार को या ड्रग सिस्टम को बढ़ावा देते हैं। बामरा साहब, एक प्रश्न मेरे पास में और रहेगा कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर में यह पहुंच रहा है आज की डेट में नशा, स्कूलों के अंदर में भी है। एक साइकोलॉजिस्ट दिल्ली से जुड़ी हुई, तो उन्होंने बताया कि आजकल तो बच्चे अपने नाखूनों तक में ड्रग्स लेकर के पहुंच जाते हैं और अंदर चला जाता है, ड्रग्स भी दिया जाता है और नाखून से ही जितनी खुराक उनको चाहिए वो ले लेते हैं। ये सारी जानकारियां होने के बावजूद भी हम वो चीज को रोक क्यों नहीं पाते हैं कॉलेज और कैंपस में और यूनिवर्सिटी कैंपस में, और अब जो है वो स्कूल के कैंपस के अंदर में भी कहाँ पे कमी हो जाती है डॉक्टर सर? ऐसा है कि इसमें एक, इसको रोकने के लिए हमें एक साइमल्टेनियस मिली जुली एक कंबाइंड सिस्टम इसमें स्ट्रेटजी करनी पड़ती है। उसमें स्कूल प्रशासन, कॉलेज प्रशासन, इंक्लूडिंग पुलिस डिपार्टमेंट, सामाजिक समाज समाज से संस्थाएं, जितने भी अवेयरनेस जो ड्रग के लिए अपन मद्य निषेध, नशा निषेध या इस तरह के जो स्लोगन और देते रहते हैं, तो बजाय उसके कि हमको इसमें एक्टिव इनके सेमिनार, इनके आयोजन समय समय पे करें, और इसके जितने भी दुष्प्रचार, जिसके भी इसके नशे से जो विपद आती हैं, उसमें उनको हमको प्रचार प्रसार करना चाहिए। और स्कूल के बच्चों में तो और कॉलेज के बच्चों में तो मैं चाहूंगा कि हर एक सप्ताह में 15 दिन में एक सेमिनार इसमें आना चाहिए, ड्रग के सेवन से कि क्या नुकसान होता है, इससे क्या बुराइयां फैलती है, कैसे आदमी क्राइम की ओर बढ़ता है। क्योंकि नशे वाली जो चीज है, इसी से अपने को आगे रोकने के लिए हमको इस लेवल पे भी काम करना चाहिए कि हम के सेमिनार लगातार करते रहें कि ये अवेयरनेस। क्योंकि आपने जैसे बोला कि नाखून वाली, ये बात सही है कि पाउडर यदि आप लेके आते हैं स्नेक का और नाखून में लगा के आ गया और उसको आपने मुंह में लगा लिया तो इंटैक्ट हो गया। लेकिन उसके लिए आपको कि उसकी कितनी इसका नुकसान है, कितना डैमेज है, इसमें हमें एक
टीम गठित करके, या जैसे डॉक्टरों का हो गया, हमारे पैनलिस्ट का हो गया, ये जो अपने शिक्षा विभाग का हो गया, कॉलेज प्रबंधन का हो गया, जितना अवेयरनेस आप करेंगे बच्चों बच्चियों को, उसको रोकने का एक सबसे बेस्ट तरीका यही है कि उनको जागरूक कीजिए, उनको एग्जाम्पल दीजिए कि यदि उसने ये किया था, उसका परिणित ये सामने स्लाइड है, ये परिणित है, इस स्लाइड में दिख रहा है कि उसकी आंतें चलेगी, उसको कैंसर हो गया, उसको ये बीमारी हो, उसकी किडनी डैमेज होगी। ये चीजें उनको प्रैक्टिकल बताएंगे तो उससे क्या, उसके दिल में, जहन में बात फैल जाएगी, अरे ये तो बहुत खतरनाक चीज है, ये तो हमको पता ही नहीं था। तो ये सब चीजें थोड़ा सा हमको एलुबरेट करना चाहिए, विजिबिलिटी करनी चाहिए इसकी। नहीं, तपन मोहंती जी को मैं यहाँ पे अभी थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा। तपन साहब, तो आपसे एक बार चर्चा मेरी पहले भी होती कि हम लोग थोड़ा ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में बात करेंगे। हम छत्तीसगढ़ में हैं और आप पड़ोस में हैं, क्योंकि मोहंती साहब उड़ीसा से ही आते हैं, तो मैं कहूंगा कि आप पड़ोसी हैं दोनों साइड से भी। उड़ीसा की भी पड़ोसी हो और सर मध्य प्रदेश की भी पड़ोसी हो आप हमारे। अब उड़ीसा से बामरा साहब भी बैठे हैं। गांजा उड़ीसा से निकलता है, छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, उड़ीसा और ये उत्तर प्रदेश पहुंच जाया करता है। और भारी मात्रा में गांजा यहाँ मिलता है। ये जो और एक गोल्डन कॉरिडोर भी जो है वो छत्तीसगढ़ करके होके जा रहा है। इस बारे में आपकी स्टडी है सर? जी। अभी देखिए, मैं कई बार अभी उड़ीसा में हूँ, तो हमेशा हर दिन मतलब एक हफ्ता के अंदर 3-4 केसेस ऐसे आते हैं कि कहाँ के एक 5 करोड़ की गंजा जब्त किया, कहाँ 10 लाख के गंजा जब्त किया, कहाँ पे उन्होंने खेती चल रहा है। खास तौर पर ये जो पहले माओइस्ट एरिया इन्फेस्टेड थे, अब तो थोड़ा माओवादी घट रहे हैं, लेकिन हम्म। जहाँ पे माओइस्ट इन्फेस्टेड थे पुलिस वहां जा नहीं पाते थे। तो वहाँ ये बहुत एरिया में करीब करीब 50 एकड़ 40 एकड़ जमीन पे गंजा का कल्टीवेशन होते थे। और ये सब जो कल्टीवेशन हो गया फिर जाएगा कहाँ से? तो मुझे लगता है कि ये भी एक, जो आप टेररिज्म की बात कर रहे थे, जो अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ माओइस्ट, क्योंकि माओइस्ट को पैसे चाहिए था, तो दिस इज ऑल्सो इजी वे टू मेक मनी। तो इसके थ्रू में वो चालान होता था। अब सरकार की पुलिस फोर्स अभी इसको अंदर जा रहे हैं, अब कई बार इसलिए इसका पकड़ाई हो रही है, चेकिंग हो रहे हैं। जैसे बामरा साहब कह रहे थे, ऐसे नहीं कि पुलिस नहीं काम कर रही, पुलिस काम कर रही, तो चेक हो रहा है, हमारे सामने खबर आते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये करीब करीब वो 20% 30% जो है चेक हम कर पाता है। अभी भी लोग डिफरेंट मैकेनिज्म से, कोई बाइक में लेके चला गया, कोई साइकिल में लेके चला गया, कोई दूध का आड़ में डब्बा में अंदर के चला गया। तो इस टाइप हो रहा है। तो छत्तीसगढ़ है, क्योंकि ये जो एरिया था हमारा मध्य उड़ीसा वाला एरिया, वहाँ पे जो गजपति गंजाम उस एरिया में, तो कोरापुट तलांड डिस्ट्रिक्ट जो फॉरेस्ट एरियाज है, तो वहाँ पे हम्म। होता था, अभी भी हो रहा है। लेकिन जैसे मध्य प्रदेश का मोहंती मंडासुर साहब, वाला एरिया है, मोहंती साहब एक प्रश्न मंडासुर मैं जो आप आपसे और जानते हैं करूं। ओपियम का बिल्कुल। मोहंती जी साहब, एक प्रश्न मेरा और रहेगा जो भी मैं बाबरा जी साहब से डिस्कस कर रहा था, और वो यही है कि जो एजुकेशनल सेंटर से, जी जो हमारे शैक्षणिक संस्थान है, वहां पे ये नशा कैसे पहुंच रहा है। और आप भी एक रिपोर्टेड एजुकेशन के सेंटर में है, तो थोड़ा सा हम इस पे पहलू पे समझना तो चाहेंगे कि सारी व्यवस्था होने के बाद, मतलब अगर एक आदमी यूनिवर्सिटी के अंदर जाना चाहे तो पूरी चेकिंग के बाद ही जाता है साहब, पूरा गेट पे पूरा चेक होता है। फिर ये पाउडर, पुड़िया, वाइन, ये सब कैंपस के अंदर और हॉस्टल में पहुंच कैसे जाती है? हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है कि मैं जिस संस्था में हूँ वहां पे भी कई केसेस ऐसा रिपोर्टेड हुआ है, कि मारिजुआना का हम देखे हैं, क्लासरूम के अंदर कोई ले आया, कभी किसमें ये वो आ गया, और हॉस्टल में खास तौर पे। तो हम्म। ये पहले क्या, आजकल के जो जो क्योंकि यूनिवर्सिटी के क्या है, यूनिवर्सिटी आज बेसिकली जो स्टूडेंट्स है, यूथ है, तो यूथ को दो किस्म का इंटरेस्ट आता है। एक तो उनका इंटरेस्ट आता है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, और यूथ का स्टेज ऐसा होता है कि जो बाय नेचर, जैसे सुब्रा जी बताएंगे, वो रिबेलियस होता है। तो जो चीज को समाज ने मना कर रखा है, उनको चाहते थे हम उसको यूज करें, तो ये रिबेलियस नेचर है। और थर्ड चीज ये होता है कि यूनिवर्सिटी के अंदर में जैसे पुलिस का छापामारी है, थोड़ा काम हो जाते हैं कि पुलिस थोड़ा प्रोटेक्ट करते, रेस्पेक्ट करते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से उनका ऑटोनॉमी है, उनका प्रतिष्ठा है, तो इसलिए हम थोड़ा सा, स्टूडेंट है, उनका कैरियर है, तो उसका फायदा उठा जाता है। और कई बार क्या होता है कि जैसे हमारा यूनिवर्सिटी है, बाकी जगह बड़े बड़े यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका पेरेंट्स जो है तो थोड़ा इन्फ्लुएंशियल भी होते हैं, तो वो भी उनको लगता है कि भाई हम इनके ऊपर हाथ डालते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए मुझे मुझे लगता है कि जो 3-4 कारण समूह है, तो एक तो एक्सेसिबिलिटी रहती है, एक कंज्यूमर मिल जाता है, और कुछ स्टूडेंट्स कंज्यूमर खुद होते हैं कि जो पहले उनका सीनियर्स होते हैं, उनको लगता है कि भाई ये पार्टी होना है, तो पार्टी में जैसे आजकल कई यूनिवर्सिटी में देखता हूँ, पार्टी होने का मतलब दारू पक्का है।
एंड नाउ दे हैव गॉन अहेड कि दारू नहीं हुआ तो थोड़ा चीज जो डोपामाइन ड्रग्स है उसको लेता है, एक्स्ट्रा से ड्रग्स लेते हैं ताकि नो वी फाइंड सारा एक क्या कहते हैं हेप्स टाइप हो जाते हैं। तो इस टाइप का जो उनको ये मिलता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। अब मैं जब स्टूडेंट था तो जेएनयू में हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे पास होर्डिंग होता था उस समय कि से नो टू ड्रग्स, हम्म। से यस टू लाइफ। तो इस टाइप का होर्डिंग्स होते थे तो हम लोग पता चला कि हम लोग उड़ीसा से गए थे, हमको लगता था क्या ड्रग्स ऐसे सही में होता है क्या। बट देन हम रियलाइज किया कि पंजाब का प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम है, दिल्ली का प्रॉब्लम है। तो अब धीरे धीरे ये जो सबर्बन एरियाज है, वो भोपाल हो गया, भिलाई हो गया, आप पुणे देखिए, पुणे का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में बिल्कुल ड्रग्स का खुला कार्य चल रहा है। तो ये मुझे लग रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को उसके बारे में सख्त होना पड़ता है। कई बार क्या होता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अपना रेपुटेशन कारण इन केसों को दबा देते हैं। तो मैं चाहूंगा कि जब तक हमारा पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग नहीं होगा कि हम सही में जिसका मिल रहा वी विल मेक एन एफर्ट कि हम उसको इराडिकेट करना है। तो ये मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है ये है। जी। पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन की आपने बात की, इसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है। किशोर अग्रवाल जी, आपका स्वागत है, नमस्कार। मैं परिचय कराता हूं, आप किशोर अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये पूर्व डीआईजी रायपुर रहे हैं। पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत नहीं है, इसलिए ड्रग्स और नशे का सामान तेजी से बिकता है। और जब इजीली अवेलेबल है तो उसके कंज्यूमर बढ़ेंगे, और जो कंज्यूमर है, जो सॉफ्ट टारगेटेड है, वो यूथ होता है। किशोर जी। देखिए, बड़े अच्छी चर्चा ये चल रही है। बाबरा जी ने भी बहुत व्यवहारिक बातें बताई, मेहंती जी भी बहुत गहराई तक विषय से जुड़े हैं। सरकार का जो सर्व कल्याणकारी स्वरूप होना चाहिए, वो स्वरूप सरकार का है या नहीं है, महत्वपूर्ण ये है। सरकार जहां खुद शराब के व्यवसाय में जुड़ जाए और इसकी बिक्री को बढ़ाते चली जाए, इसके आउटलेट बढ़ाते चली जाए, कहीं की भी हो, तो उस सरकार की इच्छा शक्ति नशा मुक्ति की तरफ है, ये कहा नहीं जा सकता। क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती। प्रशासन के नीचे काम करने वाले जितने हमारे अधिकारी हैं, पुलिस के भी हैं, नारकोटिक्स के भी हैं, और भी एक्साइज के भी हैं, सभी को यदि एक दबाव में या एक डायरेक्शन में लिया जाए कि नशा खत्म करना है, नशे के ऊपर प्रभावी कार्रवाई करनी है, फुटकर बेचने वालों से लेके पैडलक और जो सप्लाई कर रहे हैं उन तक भी कार्रवाई अगर करनी है, अगर ये दिशा निर्देश अगर साफ हो, तो कोई कारण नहीं है कि नशा प्रदेश में आए या बिके। इक्का दुक्का घटनाएं हो सकती हैं, बहुत छुपा करके और बहुत चालाकी से अगर व्यापार कर रहे हो लोग, तो वो जरूर आप कहीं कहीं देख पाएंगे। लेकिन अभी जो खुलेआम शराब बिकती है, खुलेआम उपलब्ध है, इस तरह की स्थितियां आ गई हैं कि मैंने कई आउटलेट्स पे लड़कियों तक को खड़े होके और शराब खरीदते हुए देखा है। औरतों में चिंताजनक स्थिति है कि बड़े घरों से अभिजात वर्ग की महिलाएं और स्कूल की लड़कियां, इनमें भी ड्रग लेने के अलावा शराब पीने की भी बात ज्यादा देखने में आ रही है। वोदका या वाइन को ये मान के चलते हैं कि इसमें कोई नशा नहीं होता, और औरतें अगर लेती हैं तो वो मॉड कहलाती हैं। फैशन का सुख, मॉडर्न होने का सुख, आधुनिक कहलाने की जो भावना बच्चों में घर कर रही है, जल्दी मैच्योर्ड दिखाने की जो बच्चों में कोशिश हो रही है, ये सारी चीजें जो हैं नशे की तरफ पूरे समाज को ढकेल रही हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह आ रही है कि समाज ने एक तरह से नशे को स्वीकार कर लिया है। पहले आदमी पीता था तो छुप के पीता था, आज बच्चों के साथ पीने में उसको गुरेज नहीं है। परिवार पूरा पार्टी के लिए जा रहा है, दो तीन बच्चों को छोड़ के बाप भी पी रहा सही। है, माँ भी पी रही है, उसी टेबल पे जो है नशा भी लिया जा रहा है, कोई ई सिगरेट भी पी रहा है, और वो एक सारा परिवार लग रहा है कि वो सारा का सारा नशे को स्वीकार कर चुका है। अब इनमें बच्चे में कितनी समझ है, युवक में कितनी समझ है, वो अपने आप को कितना संभाल पाता है,
इसके ऊपर सारा दारोमदार है। यदि वो संस्कारों के साथ है, सुख के लिए, खुशी के लिए थोड़ा सा नशा कर लेता है, तो कोई दिक्कत नहीं है कि वो बहुत बड़े क्राइम में इन्वॉल्व नहीं होगा। अभी नहीं, तो वो तो स्थिति आदत ये पड़ भी आ जाएगी। रही है कि नशा करके जब बच्चे घर लौटते हैं, अधिकांश एक्सीडेंट रात को 11 बजे 12 बजे के आसपास होते हैं। जाने जा रही हैं, मेरे ही परिसर में लोगों की जाने गई हैं, और कारण यही था कि माँ बाप ने बच्चे को एंजॉय करने के लिए होटल में छोड़ दिया और बच्चों ने साथ में मिलकर नशा कर लिया। सवाल इस बात का है कि नशा लेते क्यों हैं? नशा मन को कि जो विवेक है उससे हटाने की एक कोशिश है, चाहे वो एंजॉयमेंट के लिए हो या क्राइम के लिए हो। इसी के लिए आदमी नशा करता है। अब उसके बाद आपका नियंत्रण यदि नहीं है, आप में उतनी क्षमता नहीं है, और आप नशा कर रहे हैं और आपको बड़ी सहजता से उपलब्ध है, जैसा मेहंती जी ने बताया गांजे के बारे में। ये गांजा नक्सली के अलावा उड़ीसा के भी बहुतायत में किसान अंदर के क्षेत्रों में उगाते हैं, और प्राय उड़ीसा से आने वाली हर ट्रेन में गांजा होता ही है। यहाँ तक कि जो लेटरिन के ऊपर की सीलिंग होती है उसको खोल के उसके भीतर तक ये माल भर के लाते हैं। कई बार मैं जब रेलवे में एसआरपी था, जब भी मैंने पकड़ा था, और सजा भी देखिए तो 10-10 साल की सजाएं लोगों को हुई हैं, पर पेडलर के ऊपर इसका कोई असर दिखाई देता नहीं है। नहीं, प्रशासन भी है, परंतु सजा का भी खौफ नहीं है। लोग 10 साल की सजा पाए हुए आप रेलवे के रिकॉर्ड देखेंगे, बहुत सारे लोग हैं। परंतु दुख की बात यह है कि जो बैग में भर के लाए थे या जिन्हें थोड़े से रुपयों के लिए लाया था, वो पकड़े गए। जो इसके वास्तविक उत्पादन करता है, जगदलपुर की साइड में है, उड़ीसा की साइड में है, ये कभी पकड़े नहीं गए। उड़ीसा गवर्नमेंट जो है बड़ी सख्ती से कार्रवाई यदि करे, जहाँ इसके खेत हैं गांजे के, जहाँ ये पैदा किया जाता है, वहाँ कार्रवाई अगर करते हैं। अभी पंजाब से भी बहुत सारा माल चल के आता है हमारे यहाँ। कुछ अजीब अजीब से ड्रग भी आने लगे हैं। अभी आप देखेंगे जो अभी हमारे बामरा साहब कह रहे थे, मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि गांव देहात में हालत ये हो गई है कि लोग घर में ही बना रहे हैं, उसमें यूरिया भी डाल रहे हैं और दुनिया जो की लोग चीजें डाल के उसको हैं, तेज बना रहे हैं। अंधे तक होने को तैयार हैं, लेकिन नशा छोड़ नहीं रहे। रेलवे में आप देखेंगे सॉल्यूशन जिससे टायर पंचर चिपकाए जाते हैं, वो सॉल्यूशन सूंघने और उस तरह की घातक दवाएं, दवाएं क्या कहें, ये तो एक तरह का जहर है। तो ये चीजें अब सरकार का नियंत्रण अगर है, जैसा अभी मैं उदाहरण दूं कि नक्सल मूवमेंट पे जैसे ही सरकारें कड़क हुई, जैसे ही ऊपर से निर्देश आना शुरू हुए, कार्रवाइयों में बहुत अधिक परिवर्तन आया है, बहुत अधिक सफलता मिली है। अगर सरकार और प्रशासन में स्पष्ट निर्देश और नीतियां हों और निर्देश हों, तो निश्चित रूप से इस नशे के हर पहलू पे कार्रवाई होगी, उसके सार्थक परिणाम सामने आएंगे। ढील मूल काम में कोई पकड़ता है, कोई छोड़ देता है। हवलदार पकड़ के लाया, थानेदार ने छोड़ दिया, थानेदार ने बड़ी खेप पकड़ी, ऊपर के अधिकारियों ने उसमें दया दिखा दी, तो ये नहीं चलेगा। सारे लोगों को एक साथ खड़ा होना पड़ेगा। सारे डिपार्टमेंट को, पुलिस के अलावा और भी डिपार्टमेंट हैं जो नशे पे नियंत्रण करते हैं, सबको साथ होना पड़ेगा। ये जो हम शांति समिति की जो मीटिंग लेते हैं, ऐसे ही नशा मुक्ति की कमेटियां बननी चाहिए, जिसमें हॉस्टल के वार्डन हैं, और जो जैसा बामरा जी बता रहे थे उस तरह के जो इंस्टीट्यूट्स के हेड्स हैं, वो लोग हैं, पेरेंट्स हैं, सबके साथ इस तरह की मीटिंग्स होते बिल्कुल रहना चाहिए। बिल्कुल और अग्रवाल इसके जी। संदेश आएंगे और इसके अंदर सफलता मिलेगी, बशर्ते कि सारे लोग मिलकर एक साथ काम करें। बिल्कुल किशोर जी, मेरे ख्याल से सबको, और ये बातें लगातार आ रही कि सबको साथ मिलकर काम करने की जरूरत तो है। मैडम सान्याल, सान्याल जी, आप बाबरा सर से कुछ प्रश्न करना है? कि जब मैं एमएचए में थी
और मैं जेल्स विजिट कर रही थी पुलिस ऑफिसर्स को लेके, अक्सर ये देखा गया कि पेडलर्स एंड स्मॉल हॉकर्स, ये लोग ड्रग एडिक्शन नहीं, ड्रग ट्रैफिकिंग में कैच कर किया जाता था, जबकि बड़े बड़े जो माफियाज हैं वो कहीं नहीं दिखाई देते थे unless a very strong and stringent action has been taken. And this I'm telling not only of Tihar jail, all over India, only the peddlers are being caught. Therefore, the punishment that is given as per the NDPS and a fine of so and so नहीं अप्लाई होता है। कहीं ना कहीं NDPS में मैं बोल रही हूँ लैक्यूनर्स हैं। इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैव टू बी स्ट्रिक्ट, क्योंकि ये लोग पेडलिंग करते हैं, पैसा जमाते हैं, ये लोग थोड़े दिन रुकते हैं फिर चल देते हैं। सो इवन इफ यू लेवी अ पनिशमेंट ऑफ 3 years or 4 years, क्वांटम ऑफ ओपियम कितना है उनके पास, चरस कितना है, वो तो जो एक्चुअल जो क्रिमिनल्स हैं, माफियाज, इवन द बिजनेसमैन एंड सॉरी टू से इवन द पॉलिटिशियंस, उनको आप लोग बाद में पकड़ते हैं जब तक डैमेज पकड़ जाता है। एक तो ये था भरोसा। दूसरी बात मैं कह रही हूँ, हमने कोशिश की थी कि आई बिलोंग टू NICFS, उस समय NICFS था, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस। पुलिस कमिटी रिलेशन हम लोग कराते थे, रेगुलर कोर्सेज चलता था 5 days का, डायरेक्टर्स हम लोग के DGP होते थे, तो वो अगर कराया जाए, इट इज मेड अ पॉलिसी बाय द होम मिनिस्ट्री, अगर की जाए तो पुलिस पीपल विल बी कमिंग क्लोजर टू द पार्टिसिपेंट्स, टू द स्टूडेंट्स, एक रिलेशनशिप बनेगी। और उसमें यही होगा कि पुलिस अवेयरनेस प्रोग्राम कराएगी, पुलिस जो है ये कोऑर्डिनेट करेगी विद द स्टूडेंट्स एंड द टीचर्स, उसमें जो है कुछ रिजल्ट्स आ सकते हैं। ये मेरा कहना। मैडम, मैं पहले भी ये अपनी बात बता चुका था कि पुलिस को केवल पुलिस ही नहीं, इसमें नार्को डिपार्टमेंट, हमारे जो है NDPS डिपार्टमेंट के, आपका एक्साइज डिपार्टमेंट, हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी और स्कूल के जितने एजुकेशन संस्थाएं, इवन समाज सेवी संस्थाएं जो इस पे काम कर रही हैं, इनको ज्वाइंट मिलके ही अपने को इस पे आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो आपने बात बताई कि पेडलर और ये सब पकड़े जाते हैं, बाद में पकड़े जाते हैं। आजकल NDPS एक्ट में सजा मैक्सिमम यदि पकड़े जाते हैं तो 10 साल से मिनिमम 10 साल और लॉन्ग लाइफ की भी सजा। तो ऐसा नहीं कि सजा का प्रावधान अब बहुत बढ़ गया है। पहले NDPS एक्ट चेंज नहीं हुआ था, जब से अमेंडमेंट सरकार ने किया है तो अब इसमें सजा का प्रावधान ज्यादा बढ़ गया है। पहले 3 साल 4 साल रहती थी, मैक्सिमम 5 साल रहती थी, अब वो तो स्टार्टिंग के 10 साल की सजा स्टार्ट कर दिया है। तो इसमें सजा का प्रावधान तो तब है जब इन्वेस्टिगेशन आपका कंप्लीट हो और न्यायालय मामला कोर्ट में जाए। सवाल यह है कि हमें उसे रोकना है, तो रोकने के लिए पहले जो हमारी एजेंसी है वो अपने को पुलिस के अलावा जो अभी डिपार्टमेंट में और डिपार्टमेंट, अभी एक्साइज डिपार्टमेंट हो गया, नार्को डिपार्टमेंट हो गया, ऐसे डिपार्टमेंट आजकल खुल गए हैं जो ड्रग पे काम कर रहे हैं। तो ऐसे डिपार्टमेंट को सबको मिलके एक ज्वाइंट एफर्ट किया जाए और कॉलेज और स्कूलों में इसकी जितनी ज़्यादा पब्लिसिटी किया जाए, सेमिनार किया जाए और उससे होने वाले नुकसान और फायदे की जानकारी अपने को, बच्चों को, पेरेंट को देना चाहिए। इवन मैं सोचता हूँ कि पेरेंट को भी ज्वाइन करना, सेमिनार में जाना चाहिए, क्योंकि मेन तो स्टार्टिंग पेरेंट से होता है। यदि पेरेंट बच्चों पे कंट्रोल करेंगे तो ये बात बच्चों तक रोक सकती है। तो बेटर यही होगा कि अपन इसमें पूरी समाज सेवी संस्थाओं के साथ में ड्रग पे जो काम करने वाले हैं, नशा मुक्ति के बहुत से मैंने देखा है कि लोग बनाते हैं, नशा मुक्ति के लिए केंद्र बने हैं, लेकिन वो एक सीमित है, उसकी पब्लिसिटी या लोगों तक वो मुहैया नहीं हो पाती, लोगों की जानकारी नहीं पहुंच पाती, जिसका फायदा जनता को, पब्लिक को नहीं मिलता। जहां तक हमारे अभी सीनियर अधिकारी साहब ने बोला था कि ये नशा का प्रवचन जो है वो पूरे फैमिली के, क्या लेडीज, महिलाएं, बच्चे, परिवार में, तो बात सही है कि आजकल ये बड़ा ओपन सा ट्रेंड बन गया है। लेकिन इसको जो ड्रग, जो मेन, जो सबसे अधिक घातक चीजें हैं जो हमारी बाहर से आ रही हैं, अभी जो मोहंती जी ने बोला कि नक्सली क्षेत्र में हो रहा है गांजा, तो इसी प्रकार हमारे जो काउंटर पार्ट है, हमारे इंडिया के बाहर के जो कंट्री हैं, वहां से जो स्मगल होके आता है, इवन नाइजीरिया वाले, बाहर वाले सब लोग इस तरह के स्मगलिंग करके यहाँ लाते हैं। तो ये बहुत बड़ी बीमारी है। एक समुद्र का रास्ता हो गया, प्लेन का रास्ता, हर जगह से हमारे इंडिया में या जहां भी मार्केट है वहां जाते हैं, क्योंकि इनकम ऑफ सबसे ज्यादा इजी उनको लगता है कि इसमें सबसे ज्यादा पैसे, ज्यादा हम इसमें कमा सकते हैं, ज्यादा पैसे, रिस्क उनको लगता है। लेकिन वही है कि हमारी कुछ एजेंसीज के कारण, हमारी कमियों के कारण कहीं ना कहीं हम न्यायालय में उस चीज को
प्रूफ नहीं कर पाते, जिसको उनको लाइफ इम्प्रिजमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, 10 साल से अधिक मैक्सिमम सजा मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती, जिसका उनको फायदा मिलता है। तो बार बार जो अपराध होते हैं या पेडलर बचते हैं, इन सब चीजों के कारण बढ़ते हैं। तो इसके लिए हमें एजेंसी को अधिक से अधिक जागरूक बनाना पड़ेगा। नए नए जो कानून जो सरकार बना रही है उसके ऊपर हमको इम्प्लीमेंट करके अपने पूरे छात्रों को, परिवारों को और प्राध्यापकों को, टीचरों को इसमें इन्वॉल्व होके इसको एक मुहिम के तौर पे, जैसे हम किसी काम को लेके मुहिम चलाते हैं ना, उसी प्रकार इस पे रोकने के लिए एक मुहिम कोई एक दिन का नहीं है, इसको लगातार इसमें साइमल्टेनियस अपने को काम करना पड़ेगा, तो निश्चित हमें सफलता मिलेगी। बिल्कुल। मैं एक बात सोच रही थी पांडे जी जी। कि हॉलिस्टिक, कल भी हम लोग ने बात की, परसों भी बात की, कि कहीं ना कहीं हम लोग फेल कर रहे हैं। आप सिंगापुर का लीजिए एज अ कंपैरिजन। जी। सिंगापुर में ड्रग ट्रैफिकर्स आर सो मच फ्राइटेंड ऑफ द लॉ कि उनको ये नहीं दिया जाता कि 10 साल 15 साल, लाइफ इम्प्रिजनमेंट और डेथ। अगर क्वांटम ऑफ ड्रग्स पकड़ा गया जो कि ज्यादा मात्रा में है, इमीडिएटली डेथ पेनल्टी देने में वो हिचकाते नहीं है। इसलिए अगर आप ग्राफ देखें, आप इंटेंसिटी ऑफ ड्रग्स देखें इन एवरी कंट्री, विल फाइंड सिंगापुर इज द लोएस्ट। हमारी कंट्री में फियर ऑफ द लॉ इज नॉट देयर, फियर नहीं है। वो जानते हैं ना कहीं वो एटीट्यूड होगा और वो भाग निकलते हैं। तो जो भगत जी कह रहे थे कम्युनिटी रिलेशन, पुलिस कम्युनिटी रिलेशन, मैं सोचती हूँ मीडिया को ना क्यों ना कंट्रोल किया जाए। आपने पिछले इसमें सेशन दोनों में में आते हैं, मीडिया वालों को भी बुलाएंगे, मीडिया का रोल तो है, मीडिया वाले भी कई बार इस तरह की ड्रग्स ट्रैफिकिंग में पकड़ा चुके हैं, ऐसा नहीं है। कानून का डर क्यों कम हो रहा है या कानून का डर रहा ही नहीं है? पहला मोहंती साहब, फिर अग्रवाल सर, आपके पास सेम प्रश्न है। कानून कानून ढीला है, हाँ, कानून लचर है, पहला चीज। नहीं, कानून ढीला नहीं है। मैं इसलिए कानून को ढीला नहीं कह सकता हूँ कि अगर जैसे हमारे जो ड्रग का बात कर रहे हैं, दोनों हमारे पास जो अधिनियम है जिसको हम एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, और उसके एक ड्रग ट्रैफिकिंग एक्ट से नार्को ट्रैफिकिंग से जुड़ा हुआ है। इसका प्रोविजन इतना कठिन है और इसका दंड का इतना कठिन है, तो जिसमें कि कोई अगर आदमी फंस जाए तो उसके निकलना असंभव है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ जैसे इसको नॉन अवेलेबल तुरंत हो जाता है, तो इसी केस में हम कानून को सख्त कह सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि एनडीपीएस से बड़ी कठिन कानून भारत में और कोई नहीं है। लेकिन हाँ, इसके जो प्रोसेस है, अब उसका जो लोग डरते नहीं है कि गांजा, हमारे साहब के ना किशोर जी कह रहा था अभी कि जिसको जो छोटे छोटे बैग भर के लाते हैं तो उनको पास वो 10 साल का सजा करते हैं। और जो नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है, जिनके पास करोड़ों का कारोबार है, जिसके फर्स्ट में खेती है, तो उनको हम नहीं कर पाते। उसका एक प्रॉब्लम ये है क्योंकि जो ड्रग्स के बड़े बड़े लोग संपृक्त है, बड़े बड़े जो पार्टीज होते रहते हैं, रेव, जिसको हम रेव पार्टीज कहते हैं, तो वहां पे इतना इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, तो पुलिस अधिकारी और उनका टीम उनके पास पहुंचना, उनको फिर तो प्रमाण के साथ पकड़ना और फिर कार्रवाई करना, ये मुश्किल हो जा रहा है। इसलिए लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर 100 केसेस में 5 पकड़ा जाते हैं तो 95 निकल जाता है। तो 95 निकल आते हैं, वो लोग कहते हैं ठीक है, अभी भी उसके चांसेस कम है। तो वो जो क्रिमिनल्स है वो भी सोचते हैं कि भाई इसमें इन द एंड ऑफ द डे आपको देखना पड़ेगा कि गेन क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। उनको लगता है कि 95% निकल आते तो प्रॉफिट ज्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं बहाना मार लेंगे। अब गवर्नमेंट अभी कह रखा है कि भाई क्वांटिटी कितना होना चाहिए, भाई ये पर्सनल यूज के लिए और कमर्शियल यूज के लिए। अगर हमने किस तरफ से, हमारा लीगल सिस्टम ऐसे है, लंबे समय तो चलता रहता है, ठीक है, तो लोग जानते हैं कितने समय में होता था, हमने कुछ ना कुछ हो जाता। तो ये और इसलिए लोगों के कानून का डर तो कम हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाय एंड लार्ज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि लॉ हमारे पास नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, जहां पहुंच जाता है तो वहां प्रोसेस लंबा हो जाता है। किशोर जी को शामिल कर लेते हैं। अगर सर कानून कड़ा है, जी जी, कर लीजिए। कानून कड़ा है, ढीला नहीं है, जैसा कि अभी मोहंती जी साहब कह रहे हैं, तो साहब फिर पैडलर को या नशा के जो व्यवसायी है उनको डर नहीं है, या डर नहीं है तो पुलिस वालों को डर नहीं है कि भाई पुलिस वाले ठीक से चार्जशीट नहीं बनाते? नहीं, दोनों ही बात नहीं है। हम्म। एक्चुअल में देखिए, आपके पास हथियार बहुत तगड़ा है, लेकिन आप उससे पकड़ क्या रहे हैं, प्रश्न यहाँ है। नारकोटिक्स एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत जो प्रोविजंस हैं वो लगभग मर्डर के बराबर हैं। वो प्रावधान और जो उसमें
जिसपे कार्रवाई होती है वो बचता नहीं है, उसकी जमानत भी मुश्किल है। दिक्कत कहाँ आ रही है कि हम उसको लागू कहाँ कर रहे हैं। एक तो जैसे मानते जी अभी इस बात पे गौर करेंगे कि चूंकि इसके प्रावधान कड़े हैं, सजा ज्यादा है, इसलिए इसकी कार्रवाई की प्रक्रिया को इतना जटिल बना दिया गया है कि पुलिस का साधारण जो सब इंस्पेक्टर है, हवलदार है, वो इस कार्रवाई से बचना चाहता है। बहुत ही ज्यादा बारीक और बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट कार्रवाई बनाई गई है। उसकी एक तरह से देखा जाए तो कोई भी मैंने देखा कि उस पे काम करने की अलग से वर्कशॉप नहीं होती। एक्ट पढ़ा देते हैं, बेसिक दे देते हैं, लेकिन उसको बीच बीच में इतना पढ़ाया जाना चाहिए, इतना उसमें ट्रेन करना चाहिए कि कोई भी कर्मचारी उसमें काम करने से झिझके नहीं। दूसरा, उसमें कार्रवाई के लिए जो गजेटेड ऑफिसर्स का होना बाध्यकारी किया है, उसको कम से कम इंस्पेक्टर लेवल पे लाना चाहिए, ताकि यदि गजेटेड ऑफिसर्स उस समय न भी हों तो वो कार्रवाई हो सके, क्योंकि इंस्पेक्टर कोई छोटा रैंक का अधिकारी होता नहीं है। तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप अपना जो जाल बिछाएं, उसमें ये जो छोटी छोटी मछलियां पकड़ के हम कोर्ट में ले जाते हैं और उनको सजाएं तो हो जाती हैं, पर उसको मानवीय पहलू से देखा जाए तो ये बेचारे छोटे छोटे पेडलर जिनको रोजी मजदूरी में काम करते हैं, सिर्फ 2 बैग पकड़ा दिए, उड़ीसा के किसी स्टेशन से चढ़ा या जगदलपुर की तरफ से चला या किसी जीप में चला और यहाँ पकड़ा गया और उसको 10 साल की सजा हो गई। सवाल इस बात का है जिसने उसको चढ़ाया, क्या हम उस तक पहुंच के उस तक पकड़ हमारी मजबूत हो रही है क्या, या उसको हम इसके अंतर्गत, एक्ट के अंतर्गत ले पा रहे हैं। तो जैसा मुखबिरों के लिए नहीं, जो एक तरह प्रश्न की किशोर जी प्रश्न तो यही है कि अगर सामान्य चोरी होती है तो उसके तह जी तक पहुंच जाते हैं पुलिस वाले। मर्डर होता है, कितना कॉम्प्लिकेटेड भी हो, गड़े मुर्दे उखाड़ लेते हैं पुलिस वाले और सजा मिल जाती है। मगर जब ये ड्रग्स की बात आती है तो इसमें हम तह तक क्यों नहीं पहुंच पाते? छोटे वो पेडलर हैं जो कि 25-20 किलो गांजा निकाल दिया, उनको हम पकड़ करके पुलिस वाले शाबाशी ठोक लेते हैं। जो बड़े ट्रक के ट्रक निकलते हैं वो कभी पकड़ाते नहीं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई होती हो ऐसा दिखता तो है नहीं। देखिए, मुझे कहना नहीं चाहिए, परंतु मैं जब आपने प्रश्न पूछा है तो मैं इस पे अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि हम जो है, छत्तीसगढ़ जो है एक कंज्यूमर स्टेट है। यहाँ दवाएं, ऐसी ड्रग्स जो हैं वो बनती नहीं है और यहाँ पे इसकी खेती भी नहीं होती है। हमारे यहाँ दूसरी जगहों से ये ला करके बेची जा रही है। मैंने जब इसके बड़े बड़े जखीरे पकड़े थे तो मैंने कोशिश की थी कि उड़ीसा की पुलिस हमारा साथ दे, हमको उसका सोर्स बताए, क्योंकि लोकल पुलिस और लोकल पॉलिटिक्स जो होती है, जब वो इन्वॉल्व होती है इन चीजों में, तो दूसरी स्टेट का आदमी वहाँ काम नहीं कर सकता, क्योंकि स्टेट की अपनी अपनी सीमाएं हैं। इसको यदि यहाँ पे दुर्भाग्य है कि नारकोटिक्स का एक कोई सेंट्रलाइज्ड ऑफिस आज तक इन स्टेट्स के बीच में नहीं है। अगर जैसा नीमच में, मंदसौर में जिस तरह का ऑफिस खुला है, जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और दूसरे स्टेट्स को कवर करके वहाँ एक आईजी और बाकी लोग काम करते हैं, वैसा अगर उड़ीसा, शायद मैं एक बार एक प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ कि यहाँ एक नारकोटिक्स हेड की जरूरत है। वहाँ उसके अंतर्गत फिर 3 स्टेट, 4 स्टेट का कंट्रोल जब आ जाता है तो उनके मुखबिर भी बनते हैं, उनको सूचनाएं भी आती हैं और उनको पावर्स भी होते हैं, और उसमें लोकल जो स्टेट हैं वो उनको मदद करें, असिस्ट करें, तो बड़ी कार्रवाई होगी। और जो इनके बनाने वाले हैं, जो इनके बड़े व्यापारी हैं, वास्तव में जो पैसा जिनको जाता है, जो इंपोर्ट करते हैं, वो तब पकड़ में आएंगे। अदरवाइज इसमें वाहवाही की बात नहीं है। अगर आपको सूचना मिलती है कि 15 किलो गांजा आ रहा है, तो आपका दायित्व बनता है कि आप उसको पकड़ें। और आप जब पकड़ते हैं तो उसमें वो गरीब जो नासमझ टाइप का पेडलर है वो फंसता है, तो उसको सजा हो जाती है। आपके पास दूसरा कोई आदमी नहीं है जिसको आप कोर्ट में खड़ा करें,
जिसके कब्जे से ड्रग बरामद हुई है वही ना पकड़ा जाएगा। तो जो वास्तविक लोगों पे यदि चोट करने की बात है तो इसके लिए हमको कोई ना कोई एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी ऐसी रखनी पड़ेगी जिसकी बात और जिसकी पहुंच हर स्टेट में हो। जैसा हमने मध्य प्रदेश में मंदसौर में कर रखा है, इंदौर में, उस तरह से हमको यहाँ पे भी इस तरह तो के किशोर जी, हेड्स अभी बनाने चाहिए। किशोर जी क्या ये भी कहें कि शायद वाहवाही लेने के चक्कर में राज्य पुलिस का और एनसीबी का जो तारतम्य बैठना चाहिए वो बराबर बैठता नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इनका तारतम्य नहीं बैठता हो, क्योंकि मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि इसमें कोई वाहवाही या कोई बड़े इनाम की बात होती है। सामान्य तौर पे जब कोई सूचना आती है या हम लोगों ने जिन लोगों को मुखबिरी में लगा रखा है वो जब कोई सूचना दे देते हैं तो पकड़ते हैं, पेश करते हैं, सजा होती है। इसमें कोई अलग से इसको कोई नोटिस नहीं किया जाता, जबकि होना ये चाहिए कि इसमें भी सराहना हो, इसमें भी करने वाले को एक तरह का एक ऐसा हो कि उसने समाज के लिए कोई जिम्मेदारी का काम किया है और उसको इसके लिए उसकी एक तरह से उसको पारितोषिक भी मिलना चाहिए। जी। मैं किशोर जी के बहुत सारी चीजों से सहमत हूँ, क्योंकि एज अ फॉरेंसिक साइंटिस्ट तो हमें ये सैंपल्स ही भेजते हैं ना प्रूव करने के लिए कि वेदर दिस इज चरस और नॉट गांजा, और मतलब जो भी सैंपल्स आते हैं वो हमारे पास आते हैं। और मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है, एक जो दोनों साइड से पुलिस, जो मैंने कोर्ट में फेस किया, पुलिस वालों को जो बेचारे कांस्टेबल रैंक का होता है ना, ये इनको पेज नहीं पढ़ने नहीं देते, पूरा जो अपना डिटेल्स है वो बेचारा पीछे बैठ के थोड़ी देर में पढ़ता है, जब एविडेंस देने आता है तो वो उससे ले लिया जाता है। अब वो उसकी इतनी मेमोरी थोड़ी नहीं आती है, 2 महीने 3 महीने का, तो उसका फायदा कौन उठाते हैं? वो जो दूसरे वाले काले कोट वाले होते हैं पोजीशन, वो बहुत उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, मैंने ये देखा है। और वो इससे बेनिफिट ऑफ डाउट्स लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फंबल करेगा, टाइम का करेगा, कितना डिस्टेंस था, क्या उस टाइम अंधेरा था या संध्या, ऐसी बातें उससे पूछते हैं बेचारे से। तो नेचुरली यू गेट्स कंफ्यूज टोटली। तो वो हाँ या ना में क्या जवाब देगा? और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी मैंने देखी है कि आज तक मेरे सामने तो मैंने कोई बड़ा मोटा असामी तो पकड़ते हुए इनको देखा नहीं। पन्नी पाइप के केसेस या स्मैक के केसेस में भी वो गरीब गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले खड़े हुए होते हैं। तो उस टाइप के लोगों से क्या आप उम्मीद करोगे? आएंगे 6 महीने रेबिलिटेशन सेंटर में डाल देंगे उनको, फिर छोड़ देंगे, फिर वो वही खड़े हुए नजर आते हैं। तीसरी चीज जो मैंने नोट करी, हमारे जो जजेस है ना, उनको भी नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। दे डोंट नो इवन ए साइंटिफिक टर्म्स। और आप उस उनको अगर बायोलॉजिकल या बॉटेनिकल नेम्स भी लो ना, प्लांट्स के या केमिकल नेम्स भी लो, तो उनको नहीं है। क्योंकि मैं नाम नहीं लेती, कुछ जजेस ऐसे थे जो मुझे बैठाते थे, मैडम चैम्बर में बैठो, मुझे थोड़ा सा डिक्टेट करा दो। तो भाई ऐसे फिर आप क्या डिसीजन लोगे जब आपको कुछ खुद को ही नहीं पता कि कैनबिस में कौन सी चीज मेन जो है कंस्टिट्यूएंट है जो इफेक्टिव होता है, क्या नहीं है? ये तो सब चीजें उनको पढ़नी पड़ेंगी ना पहले, अगर आप जजमेंट दोगे। तो हम कहाँ से डिक्टेट कराएंगे? करना तो आप ही को पड़ेगा अल्टीमेटली। मैं तो साइंटिफिक टर्म्स और उसका मीनिंग ही समझा सकती हूँ ना उनको बैठ के। तो जो मैंने देखा है इस पे, जो लोअर एएसजे कोर्ट तक के लोगों को मैंने देखा है, दे डोंट नो एनीथिंग एनीथिंग अबाउट दिस टर्म्स। मैं तो हाई कोर्ट में भी फेस किया है इस चीज को लेके, क्योंकि जब इन्होंने शुरू किया था कि चरस का भी क्वांटिटेशन होना चाहिए, फिर स्मैक तक तो ठीक है, या तो उसको मैंने फेस किया था। जुलाई का ही मेरा एक जजमेंट है जो बेस्ट जजमेंट माना जाता है, जिसमें मैंने इसको डिफाइन किया था कि चरस और इनका नहीं हो सकता, क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स है और प्लांट प्रोडक्ट्स है। प्योर चीज का ही तो आप क्वांटिफिकेशन कर सकते हो। तब जाके ये बंद हुआ, नहीं तो इतना नाटक शुरू हो गया था हम लोग के ऊपर प्रेशर, इसको क्वांटिफाई करो कर। अरे प्योर प्लांट है वो, आज उसमें टीएचएस कितना है, और वो वेरी करेगा जैसे जैसे ड्राई होगा, तो उसकी परसेंटेज वेरी करती है। तो आप उसको कंफर्म कैसे कर सकते हो उस चीज के लिए? तो ये जो मेरा है मेरा मेन कहने का मतलब है कि जो इवन पुलिस पर्सनल्स हैं उनको भी बहुत ज्यादा साइंटिफिक टर्म्स और वो सब नहीं मालूम है। और जजेस तो बहुत ही बिल्कुल जीरो सीफर टाइप के बैठे हुए हैं, जो उसमें एएसजे वाले टाइप के। तो दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट नारकोटिक्स और साइंटिफिक। रेयरली कोई एक आध होगा जो मतलब इसको नॉलेज में रखता होगा।
तो वो दैट जी गिव्स अ वेरी बेनिफिट टू आता दीज हूँ। जो जी जी, किशोर जी 10 मिनट और लूंगा आपका समय। पहले मैं मोहंती जी को ले जी लेता हूँ, फिर आपसे सॉल्यूशन भी समझना है, क्योंकि सॉल्यूशन पार्ट में हम्म भी हम होलिस्टिक की बात कर रहे थे। अब होलिस्टिक की जब बात हम्म आएगी तो मुझे आपसे प्रश्न करना पड़ेगा। मोहंती साहब, जुडिशरी के ऊपर में आ रहा है कि एक तो पुलिस का जो पेशी कराने जाता है, जो चार्जशीट बनाता है, वो कांस्टेबल रैंकिंग का होता है, उन्हें बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। और इस बात को एग्री हमारे किशोर जी ने भी किया कि सब इंस्पेक्टर लेवल तक लोगों को मजबूत करने की जरूरत है। और जो जी कानून बना है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, मैं अगर इसको समझूं कि काफी नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, जिसका शायद फायदा एडवोकेसी उठा लेती है। और मैडम मधुलिका कह रही है कि जुडिशरी भी उतनी अपडेट नहीं रहती एनडीपीएस एक्ट को लेकर के। नहीं नहीं इसमें एक दो दो किस्सा है। एक तो नंबर वन है, जैसे हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, तो उसके अंदर हमने प्रावधान कर रहा है कि इस केस में डीएसपी के नीचे कोई नहीं कर सकता है केसेस इन्वेस्टिगेशन। अगर मान लीजिए सिमिलरली एससी एसटी केसेस में भी वही करे कि ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीएसपी वुड इन्वेस्टिगेट। तो इसलिए इस एक्ट में भी ऐसे रहना चाहिए कि प्रावधान होना चाहिए कि इनिशियली जो मेन अपने प्रोसिक्यूशन तरफ से होगा, तो दैट विल बी द रैंक ऑफ ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डीसीपी। हो सकता है कांस्टेबल ने पकड़ा, इसमें वो सब इंस्पेक्टर में था, इंस्पेक्टर था, बट इन द एंड ऑफ द डे अगर जब तक वो हमारा जो डीएसपी साहब जाकर कहेंगे नहीं सर मैं जिम्मेदार लेता हूँ, क्योंकि वो फाइल पढ़ के जाएंगे और बताएंगे क्या क्या ऐसा हुआ था, दैट विल स्ट्रेंथन द केस। सेकंड वाला जो बात वो जुडिशरी की बात कर रहे हैं, इस बात में मानता हूँ, क्योंकि जुडिशरी जो ऑफिसर होते हैं लोअर लेवल में खास तौर पे, तो उन्होंने क्या किया, एक एलएलबी के एग्जाम पास किया, एग्जाम दे दिया, पास हो गए, एक ट्रेनिंग 6 महीने के लिए, एंड देन अब वो केसेस ज्यादा फोकस कहाँ होता है उनका, बेल के ऊपर होता है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन होता है और सिविल केसेस होता है। और उनको पता है कि सिविल केसेस लंबे समय तक चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो एनडीपीएस एक्ट है, ये स्पेसिफिक एक्ट है, और स्पेसिफिक लेजिस्लेशन में उसमें जहाँ पे जो टर्म साइंटिफिक है, एनालिटिकल है, इन्वेस्टिगेटिव है, तो ये जज शुड नो ऑल ऑफ देम। अब अनफॉर्चुनेटली कि एलएलबी के कोर्स में उन्होंने पढ़ाया नहीं है, ना उन्होंने ट्रेनिंग लिया है, तो जाहिर सी बात है, जैसे हम लोग कॉपीराइट बोर्ड बनाया, अलग बोर्ड बनाया कॉपीराइट बोर्ड में, कि कॉपीराइट बोर्ड में जो जज बनाया, जो मेंबर बनेगा, उनको कॉपीराइट के बारे में अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। वो ये क्या, उसको भी एनक्लास में भी ऐसे है। अगर हमने स्पेशली एनडीपीएस कोड बना देते हैं विथ स्पेसिफिक जजेस, स्पेसिफिक लॉयर्स, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो केसेस में ये वो आसान हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट मैं देखता हूं, जहां तक वो करप्शन की बात होती है, जो जो व्हाइट नहीं कॉलर तपन क्रिमिनल्स जी, आई होते एम हैं, सॉरी टू अपर इंटरवेंट, कास्ट में होते हैं, अपर आई एम क्लास में सॉरी होते हैं, टू टेल वो यू वन इसलिए थिंग। निकल जाते हैं कि जो फॉरेंसिक लैब में ट्रांसफर है, ठीक है, तो वो जो मालगुजार से लेके फॉरेंसिक लैब में कभी कभी वो अल्टरनेट भी चेंज हो जाता है। इसलिए जो जो हमने हेरोइन है, चरस है, कैनाबिस है, या ड्रग से लेके गए थे, उसने कहा कि सर वो स्पीरियस हो गया। आप अगर केस सुना होगा ना, कहा किसने कहा सर गांजा कहाँ हो गया, सर गंजा ने चूहा खा गए। तो इस टाइप का भी केस सामने सामने आता है। इसलिए इट कैन नॉट बी कि हम एक ही टाइप करेंगे। तो जब तक हमने पूरा इंटीग्रेटेड समन्वित रूप में काम नहीं कर सकते हैं, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, प्रोसिक्यूशन और जुडिशरी एक लाइन में रहेंगे, तभी हम इस केसेस में एटलीस्ट लीगल प्रोसेस को मजबूत कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि लीगल अकेला सोल्यूशन है, बट एटलीस्ट लीगल साइड को हम स्ट्रेंथन कर सकते हैं। बाद में हमने सोशल साइकोलॉजिकल साइड को भी देखेंगे। जी जी तपन जी, मोहंती जी मैं एक चीज मैं इसलिए बोलना बता रही चाहती थी हूँ, कि जो मैं कोर्ट की बात एक कर रही मिनट हूँ, मुझे वो भी कर, जजेस, मैडम मैम एक मिनट हमें मैं बोल, पूरा बोल देती हूँ मैडम मैम। सान्याल जी को, मैडम मधुलिका जी सान्याल जी को ले लें थोड़ा सा, सान्याल जी को। जी मैडम। हाँ नहीं, मैं मैं ये, तपन जी के बात को आगे बता रही थी कि जो नारकोटिक स्पेशल केसेस कोर्ट्स होती हैं, उन जजेस की भी यही हालत है, दे डोंट नो एनीथिंग। वहां पे बोल रही हूँ मैं तो ज्यादातर एएसजे रैंक के लोगों को अटेंड किया है मैंने, तो जो आगे मुझे हाई कोर्ट में भी मिले हैं वही जजेस। जो थोड़े इंटेलिजेंट होते हैं वो तो इमीडिएटली अंडरस्टैंड करते हैं हर चीज को, ये कहने का मेरा मतलब है। और जहां तक आप गांजा और इनकी बात करते हो, चूहे खा गए, तो वो तो पुलिस वालों को पड़ा था एक बार यहीं की हमारा कल्याणपुरी थाने पे, इतना गांजा उन्होंने एक ही जगह रखा था, और आप बिलीव नहीं करोगे, कपड़े में बांधते हैं ये लोग, और उसमें से वाकई वो तो चूहा काटा हुआ दिखता है अलग से। दे शुड डू ए वीडियोग्राफी करके उसको प्रिजर्व कर देना चाहिए उनको, तो वो तो जी आराम से दिखता है। वो मैं खुद इंस्पेक्ट करने गई थी एक बार उस चीज को भी, जी, जो चलिए चूहे वाली बात आप बोल रहे आते हैं मैडम, उसको हैं। भी आ जाते हैं। जी डॉक्टर सुब्रत सान्याल जी। हाँ मैं ये कह रही थी कि करप्शन इन द सिस्टम है, ये हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप होलिस्टिक अप्रोच लें, कोऑर्डिनेटेड अप्रोच ले लें, सब। मैंने जेल्स विजिट किए
नॉट ओनली दिल्ली, ऑल ओवर इंडिया। वहां पर किस तरह से स्मगल्ड होता है ड्रग्स इनसाइड, कौन स्मगलिंग करके ले आ रहा है अंदर, नॉट द प्रिजनर्स। हाँ, प्रिजनर्स भी जो रिलीज होते हैं, उनका मकसद रहता है रिलीज होकर कोई क्राइम करके वो फिर आ जाते हैं, एंड दे कैरी ड्रग्स एंड ब्रिंग इट फॉर द कोविड। स्क्रीनिंग प्रॉपर्ली नहीं होती है एंट्री पॉइंट पे। मैं इसकी बात कर रही हूँ पांडे जी, जहाँ पे बच्चों को रखा जाता है ऑब्जर्वेशन होम में, वहां पे ड्रग इतना स्क्रीन नहीं होता क्योंकि दैट इज अ मॉडरेट एटमॉस्फेयर। वहां पे पेरेंट्स ले आते हैं ड्रग्स फॉर द चिल्ड्रन, और वो एडोलेसेंट चिल्ड्रन बिलो 18 रखे जाते हैं, वो लोग ड्रग्स लेते हैं अपने अंदर, अपने वहां पे। किंजुए कैंप की बता रही हूँ, यहाँ पे मैं काउंसलर थी फॉर 10 to 14 years। तो मैं जो वहां के अथॉरिटीज से पूछती थी कि हाउ इज ड्रग गेटिंग स्मगल्ड इनसाइड योर होम। नहीं मैडम, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कैसे पकड़े जा रहे हैं, डॉक्टर्स डिफाइन कर रहे हैं। एक मदर को पकड़ा गया है, वो बाल के अंदर ओपीएम का पूरिया लेके अपने लड़के के लिए आती थी, क्योंकि मैं पेरेंटल काउंसलिंग भी करती थी। सो द थिंग इज दिस, मैं बार बार कह रही हूँ, यू मेक द लॉ टाइट, नो वंडर है, एनडीपीएस इज वेरी टाइट, पर मेन चीज कहाँ हो रहा है, दोज हु आर स्मगलिंग, वो पुलिस के पीपल पे है, वो जेल के लोग भी हैं, बाद में जब पकड़े जाते हैं ऑलरेडी इट हैज गॉन इनसाइड। वो हमारे ऑब्जर्वेशन होम्स के भी हैं, किसी के ऊपर हम उंगली नहीं रख रहे हैं, पर मैं कह रही हूँ कि करप्शन इज देयर वेरी मच इन द गवर्नमेंट सिस्टम। ये मेरा कहना है। राइट। Therefore, there should be very strict measures. NDPS को strict करने से काम नहीं है। There should be strictness in the jails. There should be strictness in the colleges. There should be strictness in the observation. राइट। अब मंजू अग्रवाल आई थी शायद आपके क्वार्टर में। बस लास्ट मंजू सेशन अग्रवाल आई लूंगा, थी। लास्ट सेशन हाँ। लेंगे मैडम, और सबको जाना है, अग्रवाल जी को भी जाना है। अग्रवाल जी फिर से रिज्वाइन कर ये लेते हैं, फिर से रिज्वाइन करते हैं। प्रश्न आपसे रहेगा, अब हम चल रहे हैं सॉल्यूशन पार्ट में, क्योंकि कानून तो बना हुआ है, कानून भी ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है, पुलिस वाले अपनी जगह काम कर रहे हैं, जुडिशरी अपने बार जगह भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन तो है। जो बातें यहाँ पे भी डॉक्टर सान्याल ने उठाया, जो बातें भी मल्लिका शर्मा जी ने भी कहा, और ये हमें एक्सेप्ट कर लिया है कि करप्शन है। नहीं तो जेल के अंदर में या किशोर न्यायालयों के अंदर में ये ड्रग्स पहुंचती कैसे है, क्या भी एक प्रश्न तो है। लेकिन हम बैठे यहाँ सॉल्यूशन के लिए, सारे चीज के बाद भी अगर हमें अपने यूथ को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपने समाज को बचाना है, तो हमें कुछ ना कुछ करना होगा। पिछले 2 सेशन में जो हमने बात की उसमें बार बार आ रही है, होलिस्टिक अप्रोच अपनानी पड़ेगी। कंक्लूड करेंगे होलिस्टिक अप्रोच के साथ में। किशोर अग्रवाल जी, प्रश्न आपकी तरफ था, अब समय है, हमें अपने यूथ को बचाना है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच की आवश्यकता है। क्योंकि आपने ही कहा कि लोग नशे का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि वो अपने मन को विवेक से हटाने का प्रयास करते हैं। तो अगर विवेक रहेगा तो नशा नहीं लेंगे, तो विवेक को रखने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सारा दारोमदार जो है कुटुंब की जो प्राइमरी यूनिट है वहां से है। 2-3 तरह के लोग हैं सोसाइटी में। एक तो निखालिस क्रिमिनल हैं, जिनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उनके पास घर द्वार है, ना उनके पास ऐसा कोई एजुकेशन सिस्टम है, ना उनको कोई सामाजिक दायित्व का ही बोध है। लेकिन हम उन लोगों को निश्चित रूप से बचा सकते हैं जो नशे को एक तरह की, कहना चाहिए, तकलीफों से या प्रेशर से निजात देने वाली चीज मानते हैं, या मनोरंजन के लिए या एक तरह के एक्साइटमेंट के लिए यूज करते हैं। ऐसे लोगों को हम बचा सकते हैं। इसमें मैं नहीं समझता कि भारतीय परिवारों में जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनका कोई इन्वॉल्वमेंट है। वो निश्चित रूप से अपने संस्कारों को भी संभाल के रखे हुए हैं। उनको पता है कि नशे की गिरफ्त में होने के बाद परिवार का और बच्चों का क्या हाल होने वाला है। वो उनको भी संभाल के रखे हुए हैं, भले बुरे का ज्ञान भी कराते। ये जो दुष्संस्कृति पनप रही है, ये बैकवर्ड क्लासेस में, गरीबों में और बहुत ज्यादा पैसे वालों में ये चीजें ज्यादा देख आ रही है। नशे की क्वालिटी में फर्क है। जो गरीब हैं वो सस्ते हल्के नशे करते हैं, जो पैसे वाले हैं वो ज्यादा सोफिस्टिकेटेड नशे करते हैं।
हुक्का बार है, ई सिगरेट है। अभी देखिए आपने जो बॉम्बे में शाहरुख खान के लड़के को लेकर के और दूसरी हीरोइनों को लेकर के, वहां अगर गांजे की 4 पुड़िया पकड़ में आ गई तो मीडिया ने उसका बवाल मचा दिया। यहाँ आप देखेंगे कि इस तरह की चीजें घर घर में मिल जाएंगी, बच्चों के पॉकेटों में मिल जाएंगी। गांजा पीने वालों के ग्रुप हैं यहाँ पे, अफीम पीने वालों के ग्रुप हैं। यहाँ कोई हल्ला नहीं मचता, क्यों? क्योंकि अवेयरनेस बिल्कुल खत्म है। परिवार में अगर अवेयरनेस आती है, अब जो बड़े पैसे वाले अभिजात्य या सुसंस्कृत कहे जाने वाले लोग हैं, अगर उनको इस बात की फिक्र होती है कि ये बात अच्छी नहीं है, शरीर स्वास्थ्य के अलावा ये आपकी संस्कृति को भी नष्ट करने वाली है, तो वो इस तरफ ध्यान देंगे। जो छोटे क्लास के लोग हैं, उनको अज्ञानता के कारण वो बाप की संगत में बेटा, दोस्त की संगत में दोस्त, या ऐसे ही गाहे बगाहे पीने वालों के साथ बैठ करके वो सारी चीजें यूज में लेते हैं। तो इनको एजुकेट करना तो मुश्किल है, क्योंकि जो पॉलिसी है, आप देखिए किसी भी स्कूली या कॉलेज के पाठ्यक्रम में इसको नहीं जोड़ा गया है कि नशा कितना घातक है, नशा क्यों लिया जाता है, क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके दुष्प्रभाव क्या हैं, इसका बचाव कैसे हो, नशा मुक्ति के केंद्र कौन से हैं। माँ बाप अपने बच्चों को जब वो इस गिरफ्त में आ जाते हैं, मेरे परिचित एक परिवार में बच्चा किन्हीं कारणों से गांजे की गिरफ्त में आ गया। गांजा इतना बुरा होता है कि वो जो पीने का आदी है वो लौट लौट के उसी सर्किल में फिर आता है। उन्होंने अपने तौर पे खोजा, प्राइवेट जो नशा मुक्ति केंद्र चलाते हैं वहां गए, वहां भी सिर्फ धंधा है। वो लोग भी ऐसे लोगों को वास्तविक दवाएं दे करके नशा मुक्त नहीं करते, वो उनको आधा ठीक करते हैं, आधा अपना बना कर रखते हैं, ताकि उनकी ग्राहकी बनी रहे और उनको लगातार उनको पैसे मिलते रहे। हमारे यहाँ सरकारी तौर पे या किसी सामाजिक संगठन की तरफ से ये जो नशा मुक्ति के केंद्र हैं, एजुकेशन के केंद्र हैं, नशे की लत पड़ने के बाद ही हम वहाँ जाएं। इसके अलावा ऐसे भी तो केंद्र होने चाहिए जहाँ माँ बाप को यदि बच्चों पे शंका है कि इनके बस्ते में ड्रग है, इनकी जेब में ड्रग मिली है, तो इनको किसी तरह काउंसलिंग कराएं, किसी ऐसी जगह पर लेके जाएं जहाँ बच्चे को समझाया जा सके, किसी यूथ को समझाया जा सके, या जो उसके गिरफ्त में बुरी तरह आ चुका है उसको उसमें से निकालने के लिए प्रॉपर उनकी जो है उनकी चिकित्सा हो सके। ऐसे केंद्रों की कमी है। ये जो प्राइवेट तौर पे चलाते हैं, ये छोटी मोटी दवाएं दे करके उनको या तो सुलाए रखते हैं या उनको परेशान करते हैं, या उनसे बेमतलब का श्रम भी लेते हैं, ये अपने काम भी कराते हैं उनसे। तो ये विश्वसनीय संस्थाएं नहीं है। हमें समाज से आग्रह करना चाहिए कि जो आगे और जिनके पास फंड्स हैं वो लोग ऐसे केंद्रों की स्थापना करें। उसमें फैमिलीज को भी एजुकेट करने के लिए कभी कभी ऐसे कार्यक्रम हो जिसमें हमारी मधुलिका जी और ये सान्याल मैडम जैसे जो लोग हैं, तब महंती जी जैसे लोग हैं, इस तरह के और भी लोग हैं, इन लोगों को भी वहाँ पर आकर के व्याख्यान देने चाहिए। और सामाजिक जागृति के लिए सरकार को भी अगर हो तो सिनेमा में स्लाइड्स चलाएं, जहाँ जहाँ मीडिया में जहाँ गुंजाइश है वहाँ पर सरकार की तरफ से भी तो कोई चीज़ ऐसी आनी चाहिए जो भले ही आदमी उसको अरुचि से देखे, पर वो चीज़ सामने आए तो सही। पैकेट के ऊपर जहरीला और नुकसानदेह पदार्थ लिख देने से नहीं होता, जब तक कि उसको समझने की लियाकत उस आदमी में ना हो। ऐसे है सर, सुनिए कि जिस तरह से इस समय होम मिनिस्ट्री इज वेरी एक्टिव विद साइबर क्राइम इज कंसर्न, हर मोबाइल में अनाउंसमेंट होता है, ये अचानक जागरूक हुई है। इसी तरह से ये जो लॉन्ग पेंडिंग चल रहा है एनसीबी का लॉज, अरेस्ट ऑफ द ड्रग पेडलर्स, इसको भी स्ट्राइकिंगली हम मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है अमेंडमेंट इज नीडेड इन एनसीबी एक्ट, जिससे कि अगर पकड़ा जाए, जहां भी पकड़ा जाए, वहां के अथॉरिटीज, वहां के स्टाफ
उनको भी अकाउंटेबल किया जाए, ये मेरा कहना है। आजकल जोर तोड़ से साइबर क्राइम पकड़े जा रहे हैं, साइबर क्रिमिनल्स के हो रहे हैं, इस तरह से ड्रग्स में भी अमेंडमेंट इन द एक्ट इज नीडेड। राइट सर, आपसे बहुत बहुत जितना भी आपने समय दिया और बहुत सारी पहलुओं को आपने खुले विचारों के साथ में रख भी दिया, हर चीजों को आप उठाया, गलतियां सबको दिखाई। और चाहे वो पुलिस की बात हो, चाहे जुडिशरी की बात हो, समाज की बात हो, लेकिन ये और नशा मुक्ति केंद्र का भी जो आपने बात कही, वो सच्चाई भी है एक प्रकार से कि नशा मुक्ति केंद्र या कोई भी संस्था चलाता है तो चाहता है कि मेरी ग्राहकी बनी रहे। तो ये भी सच है, कहीं ना कहीं नशा मुक्ति केंद्र जितने हैं जो प्राइवेट हैं, वे कहीं ना कहीं पूर्णतः ठीक करने नहीं देना चाहते हैं, नशा कारोबार चलता रहे, भ्रष्टाचार भी है। मनेन्द्रगढ़ में एक संस्था है, जी। उसमें एक परिचित लड़का पिछले 5-6 सालों से इलाज करा रहा है। उस संस्था के संचालक के घर के बच्चों को वो ट्यूशन पढ़ाता है, उसके काम करता है, वहां वो गफलत में नहीं है। लेकिन जैसे ही उसके पेरेंट्स मिलने जाते हैं वो फिर उसी स्थिति में दिखाई देता है। तो ये इससे साफ दिखाई देता है कि वो ऐसे लोगों को मानसिक स्लेव बना के रखे हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उनसे वो फिजिकल काम भी कराते हैं, वो वहीं पे अपनी दवाई की दुकान में भी उसको बिठाता है। तो जब वो सारे काम कर पा रहा है तो अपने घर में क्यों नहीं आने देते उनको? हम्म। क्योंकि वो निश्चित रूप से उनसे 15,000 16,000 रुपये महीना जो उससे प्राप्त करते हैं, तो वो उनके क्लचेस में आ जाते हैं, वो लोग छोड़ते नहीं है लोग। वो उनको सरकारी संस्थानों को और जो निस्वार्थ संस्थाएं हैं उनको ये संस्था, ये इस तरह के केंद्र बनाना सरकारी संस्थानों का जरूरी है। सरकारी संस्थानों का तो और बुरा हाल है सर। सर, मैं भी जब इस पे बात कर रहा था तो मैं भी रायपुर वगैरह के आसपास के डाटा लेना चाहा, बिलासपुर के लेना चाहा। और चूंकि ये सारे संस्थान जो हैं वो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर के अंडर पे आते हैं, तो मैंने सीएमएचओ से भी बात किया। और जब प्रश्न दागे तो दुर्भाग्य सर ये है कि ना तो सीएमएचओ साहब मुलाकात का समय देने के बाद भी मुलाकात नहीं कर पा रहे हैं। अब देखते हैं, सोमवार को फिर से एक बार मुलाकात करके वस्तुस्थिति लेने की कोशिश करूंगा कि क्या चल रहा है। देखिए, मैं एक चीज, पांडे जी, एक चीज और बोलूंगा। हम्म। एक लूप लाइन शब्द है, हर हर सरकारी नौकरी में एक लूप लाइन होती है। जी। जहाँ पे खर्चा पानी नहीं मिलता है वहां अगर पोस्टिंग हो गई तो वो लूप लाइन हो गई। अभी जो मैडम कह रही थी, जजेस की जो बात कर रही थी, एनडीपीएस में विद्वान होके कौन जज एनडीपीएस कोर्ट में बैठना चाहेगा? उसको क्या मिलेगा वहां बैठने से, और उसके स्टाफ को क्या मिलेगा? वो कोई तैयार नहीं होगा उसमें विद्वान होके बैठने के लिए। समझ की बात है, जिसकी रुचि उसको समझ है। हमारे एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आदरणीय सुरेंद्र तिवारी जी, उनने एनडीपीएस एक्ट पे पूरी किताब लिखी है, उसका सरलीकरण किया है, और उनको इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग पढ़ते नहीं है, समझते नहीं है, परंतु आप प्रैक्टिकली देखिए कि न तो पुलिस वाला उसमें जा करके काम करना चाहेगा, न जज काम करना चाहेगा। तो वो यही है कि जब तक मोटिवेशनल चीजें नहीं होंगी तब तक मुश्किल है। और इसको मुख्य जजेस के साथ ही जोड़ के चलाना चाहिए। और जो अकाउंटेबिलिटी की अगर बात है तो ऐसे जजों को इन मामलों को सुनने का क्या अधिकार है जिसको एक्ट का ही नॉलेज नहीं है? अगर इस तरह की बातें नोटिस में आती हैं तो उनके जो नियंत्रक जजेस हैं, कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। इसमें इसमें जिस आदमी को आजीवन कारावास होना है या 10 साल की सजा होनी है, उसका जज यदि बेसिक्स नहीं जानता तो ऐसे जज को स्पेयर क्यों किया जाता है? राइट। क्यों? क्योंकि इन कोर्टों में लगाने के लिए जजेस नहीं मिलते हैं, हम्म। और जजेस जोड़ जुगाड़ करके दूसरी ब्रांचेस में जाना चाहते हैं। ये है। तो ये सब लूप लाइन के खेल हैं, इसको कोई मुख्य समस्या मानता नहीं है। जी। जब तक मैंने शुरू में ही कहा था कि इच्छा शक्ति अगर है, हम्म। अगर प्रशासन पूरा अगर दबाव में है और सारे लोग मिलकर जब काम करें
सारे लोगों का ज्वाइंट वर्कशॉप हो, तो ये सारी समस्या खुल के, और इसके जो ये हम आप जो कर रहे हैं, ये उस ज्वाइंट ऑपरेशन में सबको करना चाहिए, नहीं, कुल तब मिला के बात कुल निकल के सामने कुल आएगी। मिला के आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक मिशन के रूप में काम करना पड़ेगा। जी, एक ये मिशन। खुशी की बात है कि आपने ये जो मुद्दा उठाया है, ये जी। किसी जवाबदार के पास जाए और वो इस पे सोचे कि अगर नरेंद्र पांडे इस चीज को उठा सकते हैं तो इस मुद्दे पे काम होना चाहिए। पर बात वो भी है ना कि इस मुद्दे पे बैठने वाले भी कम रहते हैं, जिसको बोलो वो आते ही नहीं इस मुद्दे पे बात करने के लिए, वो आप लोग आ गए यही जी। तो जवाबदारी चाहता कौन है सर अपने कंधों पे अनावश्यक लेना? जवाबदारी थोप दी जाती है सर, जवाबदारी कोई लेना नहीं चाहता। चलिए, धन्यवाद सर। आपने मन और विवेक की बात कही थी होलिस्टिक अप्रोच में, तो चूंकि मन को संयमित करने की आवश्यकता है तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी पे जाना होगा। तो एक बार हम इस मंच पे आपसे स्पिरिचुअलिटी को भी सुनना चाहेंगे। जी, जरूर जरूर। अच्छा पैनल रहा आज का, जी। और सभी वर्गों से आपने इसमें प्रतिनिधित्व दिया है, इसके लिए आपका बहुत आभार। मुझको आपने इस लायक समझा, इसके सान्या लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। सान्या मैडम का हम सभी आभारी हैं, जो इस चीज के लिए मोटिवेट करती रहती है इस तरह के कार्यक्रम करने के लिए। धन्यवाद सर। तापन मोहंती साहब को फिर बुला लेता हूँ। मोहंती साहब, हम आपस में बैठे हैं, क्लोज कर रहे हैं। मोहंती साहब, कुल मिला के बातें यहाँ पे आई ज्वाइंट वर्क करने की। बस क्लोजिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट आपकी तरफ से ले रहा हूँ। हम डेडिकेटेड होना चाहिए कि हम इस चीज के फाइट में हमें ड्रग्स से जीतना है और हमारे यूथ को बचाना है। तो ये हमारे पास डेडिकेशन होना चाहिए, चाहे पुलिस है, चाहे इन्वेस्टिगेशन टीम है, चाहे जजेस है ना, चाहे पेरेंट्स है। दूसरा चीज होता है कि हम डेडिकेशन अगर हो गए तो हम डिटरमाइन होना चाहिए इस लक्ष्य में कैसे पहुंचना है। तो वेदर लॉ को टाइट करना है कि इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को स्ट्रांग करना है या एजुकेट करना है, वो है। थर्ड जो बात है, डिसिप्लिन एंड डिटर्मिनेशन, फिर डिसिप्लिन होना चाहिए कि जहाँ पे डिसिप्लिन की कमी है, जैसे हम खास तौर पे इंस्टीट्यूशनल की बात करते हैं, तो मैं देख रहा हूँ आजकल जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज हो गए, बड़े यूनिवर्सिटीज हो गए, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हो गए, तो वहाँ पे डिसिप्लिन का बड़ी कमी है। ये आम डिसिप्लिन की बात है, चाहे ये टीचर्स हैं, चाहे ये एडमिनिस्ट्रेटर है, चाहे स्टूडेंट्स है। जब तक आप अपना लाइफ में डिसिप्लिन नहीं रहेंगे, तब ड्रग जैसे चीजें आपको अंदर आ जाएगा। अगर आप देखिए, जो बंदा सुबह उठता है, एक्सरसाइज करता है, क्लास ऑफिस टाइम में स्कूल जाता है, उनके पास में ड्रग एडिक्शन के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वो अपने चीजें में डिसिप्लिन है, लाइफ में डिसिप्लिन है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है, फिर हमें जो नहीं है, 5% ऐसे हैं जो 90% ऐसे नहीं है, तो फिर उनके लिए हमें अवेयरनेस की बात करना पड़ेगा। उनके लिए हमने एक सिस्टमेटिक प्लानिंग करनी पड़ेगी। और तीसरी बात है कि हम जो प्रचार प्रसार तो होता ही रहता है आए दिन, लेकिन हम एक मतलब मिशन मोड में इसको करना पड़ेगा। अगर जब तक हम मिशन मोड में आके इस प्रॉब्लम को लड़ने के लिए कोशिश नहीं करते हैं, तब एक जंग तो हम छेड़ लिए, लेकिन जीतना आसान नहीं है। लेकिन मैं मानता हूं, जब तक आप लक्ष्य कर लिए, पंथा निर्धारण कर लिए, तब सक्सेस जरूर आपको मिलेगा। बस बात यह है कि उसमें लगे रहना चाहिए। इसलिए जैसे आप एक कार्रवाई कर रहे हैं, इसमें एक अवेयरनेस लाना चाहते हैं, मैं उस चीजों को स्वागत करता हूँ, और मैं सोचता हूँ सरकार में भी और नॉन गवर्नमेंट स्तर में भी इस चीजों को और आगे बढ़ा लेंगे। जहीं जहीं हम लोगों का, जैसे लंका की सेतु बंधन में जो गिलहरी की और भूमिका निभाना पड़ते हैं, तो हम जरूर इस भूमिका को निभाएंगे और चाहेंगे कि हम इस लड़ाई में जीते। जीत हमारी हो, पराजय ड्रॉ। यही मेरी कहना वाली बात। थैंक यू मोहंती साहब। आप एनएलयू भोपाल में प्रोफेसर है। आपकी मुख्य बातें हैं कि लोगों को डिसिप्लिन की जरूरत है, कहीं ना कहीं डेडिकेशन की जरूरत है, और सबको, क्योंकि समस्या ये केवल एक व्यक्ति की नहीं, परिवार की नहीं, है समाज की समस्या है। तो समाज के सभी वर्गों को, चाहे वो पुलिस विभाग हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एनजीओ हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे राजनेता जनप्रतिनिधि हो, सबको मिलजुल करके एक मिशन के मोड में काम करने की आवश्यकता है। तभी हम आने वाले समय में अपने यूथ को बचा सकते हैं नशे से। नहीं तो केवल सिगरेट, गुटखे या वाइन के ऊपर में कैंसर का मार्क या डेथ का मार्का लगा देने से या चिन्ह लगा देने से कोई नशा छोड़ देगा, ऐसा संभव नहीं है। और एक बात रह जा रही बार बार, होलिस्टिक की बातें हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में। लेकिन जो हमने कहा था कि नशे का मैं 3 विषय लूंगा इस पूरे सेशन में, तो नशे का सूखा नशा, गीला नशा और
अब बारी है नीले नशे की। कल रविवार छुट्टी रहेगी, मंडे को हम नीला नशा यानी कि डिजिटल एडिक्शन के ऊपर में बात करेंगे। तो बाकी साथियों से निवेदन है कि वो हमारे साथ में जुड़े रहेंगे, बने रहेंगे। हम नशे की इस मुहिम में और से अधिक लोग जुड़ सके, ऐसी विश्वास के साथ में आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे समाप्त करते हैं। सभी को जाना है और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष तौर पे बामरा साहब आए, आपका बामरा जी बहुत बहुत धन्यवाद रहा, और किशोर अग्रवाल जी का हम धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ में प्रोफेसर महंती साहब, आप शुरू से लेके अभी तक आप बने रहे हैं, बहुत सारी बातों को आपने समझाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। मधुलिका शर्मा मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर सान्याल मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज के लिए।